हेलो स्टूडेंट्स। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ने के पहले भी आप सब लोग कहते हो कि ये क्या चीज है, जब पढ़ाते हैं तो भी ऋतु मैम फिर से एक बार रिवीजन करा दो, पढ़ाने के बाद भी ऋतु मैम उसको एक बार फिर से रिपीट करा दो, एग्जाम्स के पहले भी उसको एक बार क्विक रिकैप करा दो, एग्जाम्स के बाद में भी कि फिर से करा। तो आज एक बार वन शॉट 10 से 15 मिनट में ये टॉपिक हम फिनिश करेंगे और कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर अच्छे से सुन रहे हो तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रही हूं बच्चे, इसके मैं आगे चल के 4-5 ट्रिकी क्वेश्चन लेने वाली हूं। तो टेक द चैलेंज, लो चैलेंज के ऋतु में सारे 4-5 क्वेश्चन हम अच्छे से हमको आ जाएंगे। चलें करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल। पहले तो सबसे पहली बात है इसका प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं बोलना। वीनबर्ग कोई नहीं बोलेगा, हार्डी वीनबर्ग नहीं होता है, ये वाइनबर्ग होता है। वाइन कैसे भूल सकते हो बाबा? सो इट्स हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल। लेट्स से एक्चुअली शुरू करने से पहले इस स्क्रीन पे खत्म हो गया, तुमने ऑलरेडी क्या हुआ, ये 2 इक्वेशन है, इसके साथ हार्डी वाइनबर्ग खत्म हो जाता है। p + q = 1, p² + 2pq + q² = 1। देखते हैं ये क्या है। ओके, नाउ आगे हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल क्या, हाउ डू वी डिफाइन इट? क्या है ये हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल? हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल कहता है बच्चे एलील्स की फ्रीक्वेंसी। ओके, एलील पता है कोई जीन है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हेयर टेक्सचर की जीन है, उसमें उसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। कर्ली हेयर एक फॉर्म हो सकता है, स्ट्रेट हेयर दूसरा फॉर्म हो सकता है। तो ये 2 एलील्स हैं। ओके, हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि द एलीलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन, सपोज हमारी पॉपुलेशन है, ओके, इसमें एलीलिक फ्रीक्वेंसी, एग्जाम्पल वही कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर, 70% लोग कर्ली हेयर है, 30% लोग स्ट्रेट हेयर है। तो ये जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल है इस पॉपुलेशन में। सपोज मैं कहती हूँ मुंबई की पॉपुलेशन में, एक छोटी सी पॉपुलेशन लेते हैं, उसमें कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर की फ्रीक्वेंसी है 70% कर्ली हेयर वाले लोग हैं और 30% स्ट्रेट हेयर वाले लोग हैं। नाउ ये स्टेबल रहती है, ये हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल है। तो ये मत कहो कि ऋतु में ऐसे कैसे, ओके, and is constant from generation to generation। मतलब हमारे से पहली वाली जनरेशन, मॉम एंड डैड, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, माई चिल्ड्रन, देयर चिल्ड्रन, देयर चिल्ड्रन, सब में सेम रहेगी। 70% कर्ली हेयर, 30% स्ट्रेट हेयर, ये सेम रहेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन देखते हैं। अभी हम हार्डी वाइनबर्ग की बात कर रहे हैं। हार्डी वाइनबर्ग कहता है कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में स्टेबल होती है, वर्ड यही याद रखोगे, और जनरेशन टू जनरेशन वो कांस्टेंट रहेगी। तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल ये ख्याल आ रहा है कि ये नहीं हो सकता, ओके, पर देखते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। ये मान के चलो कि जितनी एलील्स हैं उनका सम टोटल 1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, 2 sets of chromosomes and 2n, okay, in a diploid frequency, suppose dominant allele curly hair है, कैपिटल A करो, ओके, डोमिनेंट एलील जो कैपिटल A कर्ली हेयर है, स्ट्रेट हेयर रिसेसिव स्मॉल a है। तो एलील की फ्रीक्वेंसी हम कैपिटल A, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील को हम P देते हैं बच्चा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील को हम Q बोलते हैं। Q, frequency of allele is P and frequency of allele small a is Q. Dominant allele P और इसमें sum of the alleles remains 1. P plus Q is equal to 1. Okay, ये होगा P plus Q is equal to, ये एक इक्वेशन हो गई। ध्यान रखो, ये मैं P दूंगी तुम्हें, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी दूंगी, तो मुझे रिसेसिव एलील की निकाल के देना। सिंपल, दोनों का सम 1 होता है। तो P + Q = 1 याद रखो। P डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी, ये अभी एलील की फ्रीक्वेंसी है, ओके। इसके बाद एक और इक्वेशन याद रखोगे, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइप मतलब ये डोमिनेंट कैपिटल A, होमोजाइगस डोमिनेंट स्मॉल a,
होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर, स्मॉल ए रिसेसिव होमोजाइगस की क्यू स्क्वायर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओके फ्रीक्वेंसी ऑफ, सॉरी एक मिनट में बच्चा, वन सेकेंड जी, ओके फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस ये कैपिटल ए स्मॉल ए, हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस, इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा आपको पूछी जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड की होती है 2pq, ओके, and sum of all these frequencies of genotype is 1, तो binomial equation है। Now all this frequency of the genotype is based on the product of probability। दो क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर क्या चांस है कि इधर भी कैपिटल डोमिनेंट एलील होगा, इधर भी डोमिनेंट एलील होगा, वो दिस इज ए कैपिटल ए दैट इज पी स्क्वायर। क्या चांस है कि दोनों क्रोमोसोम में स्मॉल ए होगा क्यू स्क्वायर? What are the chances one chromosome will have P and the other chromosome will have Q? So this is product of probability. This will be 2pq. So then learn it. अभी तक मैंने दो चीजें बताई हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स है P प्लस Q, P डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है, Q रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी, दोनों का टोटल करो 1 होता है। फ्रीक्वेंसी देन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप्स, जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप का क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट पी स्क्वायर, होमोजाइगस रिसेसिव क्यू स्क्वायर, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड 2pq। लेट्स गेट गोइंग। ओके, व्हेन फ्रीक्वेंसी, अब मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? माय पॉपुलेशन 70% कर्ली एंड 30% स्ट्रेट है, माई नेक्स्ट जनरेशन, माई प्रीवियस जनरेशन, उसके पहले वाली जनरेशन, उसके आगे, सब में सेम ऐसे नहीं हो सकता। तो जो भी चेंजेस आएंगे ओके तो वो हमें बताएंगे कि हार्डी वाइनबर्ग वैल्यूज से कितना चेंज हुआ है, कितना एवोल्यूशन हुआ है। एवोल्यूशन इज द चैप्टर। ओके, सो मान के चलें अगर हम कि ये हमारे हार्डी वाइनबर्ग वैल्यूज हैं। ओके, अब इसमें एक पॉपुलेशन में, ये पॉपुलेशन ए है, इतनी वेरिएशन हुई है, दूसरे पॉपुलेशन में इतनी वेरिएशन हुई है, तीसरे पॉपुलेशन में इतनी वेरिएशन है हार्डी वाइनबर्ग वैल्यूज से, चौथी पॉपुलेशन में इतनी वेरिएशन हुई है। अब तो सबसे ज्यादा इवॉल्व कौन सी पॉपुलेशन है? ये सबसे कम इवॉल्व कौन सी है? ये। तो हार्डी वाइनबर्ग वैल्यूज जो है बच्चा, वो एक काइंड ऑफ अ बेंचमार्क है, उसमें देख रहे हैं हम कितने इवॉल्व हुए, कितनी वेरिएशन है। व्हेन फ्रीक्वेंसीज मेजर डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज, हार्डी वाइनबर्ग की वैल्यूज, द डिफरेंस डायरेक्शन इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस कितने हुए हैं। कई पॉपुलेशन है उसमें बहुत मिनिमल सच है, मिलियंस ऑफ इयर्स हो गए, कोई चेंज ही नहीं हुआ है। लिविंग फॉसिल्स, लिमिलस, तो ऐसे करके हम पता करते, किंग क्रैब तुम्हें याद है? ओके, उनको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं, इतने मिलियंस ऑफ इयर्स हो गए, चेंज ही नहीं हुआ है। ओके, सो अब आगे हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल, तुम कहते हो ऋतु ऐसे हो कैसे सकता है कि हर बार ऐसे हो? हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, तुम याद रखोगे कुछ फैक्टर्स है, अगर वो फैक्टर्स फॉलो होते हैं तो हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई होगा, नहीं तो वो वैल्यूज नहीं आएंगी। कौन से फैक्टर्स हैं? बहुत आसान है, 5 नो 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 नो, ओके 5 नोस, ओके 5 नोस, याद रखो 5 चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर हो गई तो हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा। कौन सी 5 चीजें नहीं होनी चाहिए? GGGMN, as simple as that, GGGMN। ये क्या है GGGMN? No gene flow, G first, gene flow, no genetic drift, no genetic recombination, GGG MN, no mutation, no natural selection। अरे ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैंने तो बता दिया
हार्डी वाइनबर्ग की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हार्डी वाइनबर्ग वैल्यूज हम वेरिएशंस के लिए देख रहे हैं कितना एवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं। ओके, तो ये नो 5 नोज, जी 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 एम एन, 2 यस, 2 चीजें होनी चाहिए। कौन सी 2 यस जो है बच्चे? लार्ज पॉपुलेशन एंड रैंडम मीटिंग। अब इनमें से क्वेश्चन 100% आएगा। हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल में कौन सी चीज होनी चाहिए और कौन सी 5 चीजें नहीं होनी चाहिए? 5 नोज, 2 यस। ओके, सो ये अब इसमें एक एक करके थोड़ा सा, नो जीन फ्लो मतलब माइग्रेशन नहीं, बार बार इंडिया टू अनदर कॉन्टिनेंट ओवर एंड ओवर अगेन, एमिग्रेशन या इमिग्रेशन, तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम तो चेंज हो जाएगा। हार्डी वाइनबर्ग इज ऑल अबाउट जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। अभी बार बार यहां से पॉपुलेशन उधर जाएगी या किसी और कंट्री से यहां आएगी तो चेंज होगा। सो इसलिए नो जीन फ्लो, अगर जीन फ्लो हुआ तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जीन फ्लो है, जीन फ्लो ही है, लेकिन जीन फ्लो अगर बाय चांस होता है तो क्या है? एक बार इसको देखते हैं बच्चा, जेनेटिक ड्रिफ्ट ये आएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट फाउंडर्स इफेक्ट के साथ हमेशा आता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है बच्चा? जेनेटिक ड्रिफ्ट में होता है, सपोज एक पॉपुलेशन है, एक रैबिट की पॉपुलेशन है, उसमें ब्राउन रैबिट्स हैं, ब्लैक रैबिट्स हैं, ग्रे रैबिट्स हैं, व्हाइट रैबिट्स हैं। ओके, सारे के सारे रैबिट्स हैं यहाँ पे। ओके, सपोज देयर आर कितना नंबर दें, 5000 रैबिट्स हैं। ओके, यहां पे ये 5000 रैबिट्स हैं। ऑलराइट, बाय चांस ऐसे होता है, नहीं बाय चांस, अभी रुको, ऐसे होता है कि उस इन 5000 में से कोई 500 रैबिट्स, ओके, वो दूसरी किसी जगह पे चले जाते हैं, रिवर का स्ट्रीम है उसके उस पार रहने चले जाते हैं। 5000 में से 500 उस पॉपुलेशन में, इस पॉपुलेशन में सब तरीके के रैबिट हैं, ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, व्हाइट, एवरीबडी, क्यूट, वेरी क्यूट, वेरी वेरी क्यूट वन, सबको ये। अब इसमें से 500 निकल के दूसरी जगह चले जाते हैं। और देखो, जो 500 निकल के दूसरी जगह जाते हैं बाय चांस, कीवर्ड है बाय चांस। ओके, बाय चांस यहां पे कीवर्ड है। बाय चांस जो 500 अलग हुए थे वो सारे के सारे ग्रे रैबिट्स हैं। बाय चांस हुआ, ये कोई पर्पसफुली नहीं हुआ है, हुआ, मूवमेंट हुआ है, जीन फ्लो हुआ है, लेकिन बाय चांस ऐसे हुआ कि जो उसमें से एक स्मॉल सबसेट ऑफ पॉपुलेशन निकल के उधर गया है वो सारे के सारे ग्रे थे। अब रैबिट्स, माय गॉड, कितने जल्दी ब्रीड करते हैं। अब ये वाले रैबिट्स ब्रीड करने लगे ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 इयर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 इयर्स। यहां पे 10,000 रैबिट्स हो गए, उस तरफ 10, और सारे के सारे 10,000 100% सारे के सारे ग्रे हैं, 100%। इसमें क्या 100% ग्रे थे? नहीं, से 20% ग्रे थे और 30% ग्रे थे। लेकिन अब जब मूवमेंट हुई और बाय चांस ऐसी मूवमेंट हुई, ऐसा जीन फ्लो हुआ कि वो सारे के सारे जो थे वो ग्रे थे, और उन्होंने एक ऐसी पॉपुलेशन बना दी जो इस पॉपुलेशन से तो बिल्कुल अलग दिख रही है। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल नई स्पीशीज है, वो बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज बन गई। स्पीशिएशन, दिस वुड रिजल्ट इन न्यू काइंड ऑफ अ स्पीशीज फॉर्मिंग। और जो रैबिट पहले, जो 500 रैबिट यहां पे निकल के गए थे, इन 500 रैबिट को हम बोलते हैं बच्चे, इनको हम बोलते हैं फाउंडर्स। ये फाउंडर्स थे, और जो इस तरीके से इस पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 में इतना ज्यादा फर्क आया है, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फाउंडर्स इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। समझा मेरा बच्चा? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज तुम याद रखोगे? फाउंडर्स इफेक्ट। समझ आया मेरा बच्चा? ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स सी इसके पहले। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो हुआ था, लेकिन बाय चांस ऐसा जीन फ्लो हुआ था कि एकदम नई स्पीशीज बन गई। ओके, देन
नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मामियोसिस नहीं होगा, बाप रे। ओके, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नो म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? म्यूटेशन नहीं होगा, ऐसे भी नहीं हो सकता बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स म्यूटेशन होती, स्लो प्रोसेस है लेकिन होगा। ओके, अब ये है, तुम्हें याद होगा नेचुरल सिलेक्शन में तुमने बिस्टिन, बेटुलारिया, पेपर्ड मॉथ का एग्जांपल किया है, तो म्यूटेशंस। ऑलराइट, और सॉरी, नेचुरल सिलेक्शंस, नेचुरल सिलेक्शंस में तुम्हें याद होगा पहले जो ट्रीज, इंग्लैंड में जो ट्रीज की बाग थी, वो ट्रीज की जो बाग थी वो सारी वाइट कलर की थी, लाइकेंस ब्यूटिफुली कवरिंग द बाग्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था, धुआं था नहीं चारों तरफ, बाग्स बहुत ब्यूटिफुल थी। तो उस वक्त जो वाइट थी, तो व्हाइट के, ओ माय गॉड ये तो डार्क कर दिया ऑलरेडी, तो व्हाइट के ऊपर व्हाइट मॉथ्स तो दिखते नहीं थे, ब्लैक बड़े प्रोमिनेंटली, पेपर्ड मॉथ बोलते हैं उनको, वो तो बड़े जल्दी से दिख जाते थे, तो उनको प्रीडेटर्स बर्ड्स आके खा जाते थे। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वो लाइकेन तो अब ग्रो हो नहीं सकते, क्योंकि लाइकेन उस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं हो सकता, तो बाग्स के ऊपर सारा स्मोक वगैरह इकट्ठा हो गया, बाग्स जो है ब्लैक हो गई। तो अब बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, अब जो व्हाइट वाले वो एकदम से दिखते थे, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, ब्लैक कम थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में हो गया। तो ये हुआ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस, हेरिटेबल वेरिएशन मतलब वो व्हाइट थे, वो इनहेरिटेड था, वो तो हेरिडिटी थी ना उनकी, व्हाइट है, उनमें जीन्स वैसे थी। ब्लैक जो पेपर्ड मॉथ्स थे वो हेरिडिटी थी ना, इसीलिए थे। हेरिटेबल वेरिएशंस एनेबलिंग बेटर सर्वाइवल आर एनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। जो बच गए थे वो ज्यादा बेबीज पैदा कर सकते थे। नेचुरल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चा। नेचुरल सिलेक्शन कैन एक्ट, वो 3 तरीके से हो सकता है। ओके, ये एक है, ए है स्टेबलाइजिंग, ओके स्टेबलाइजिंग, दूसरा बी है, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल, और तीसरा ये डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव क्या है? सपोज एक पॉपुलेशन है, ओके ये ना अभी राइट नाउ पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद वन टाइप ऑफ फिनोटाइप। ओके, सपोज एक पॉपुलेशन है, कोई एक इजी सा एग्जांपल आपको देती हूँ, चलो ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसमें मीन हाइट जो है, जो मीन हाइट है 5 फीट 5 इंचेस है, 5 फीट 5 इंचेस है मीन एवरेज, मतलब 1000 लोगों में से 600 लोग 5 फीट 5 इंचेस के हैं। ओके, सो आउट ऑफ 1000 people, around 600 people are having this range, 5 feet 3 inches से लेके 5 feet 7 inches तक। इसकी रेंज करें 5 feet 3 inches से लेके 5 feet 7 inches तक। ओके, और मीन है 5'5". ओके, अब नाउ नेचुरल सिलेक्शन एक्टेड, क्या हुआ? 3 तरीके से रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक हुआ जिसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग बच्चे, उसमें से 100 इयर्स के बाद हमने देखा उस पॉपुलेशन में मैक्सिमम मीन वैल्यू सेम है, 5 फीट 5 इंचेस, या और ज्यादा लोग उस रेंज में, उस मीन वैल्यू में और ज्यादा लोग आ गए। ओके, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर द मीन कैरेक्टर वैल्यू, मतलब 5 फीट 3 इंचेस से 5 फीट 7 इंचेस के लोग और ज्यादा हो गए। ओके, तो वो पीक, थोड़ी सी पीक गेट्स स्लाइटली हायर। ये स्टेबलाइजिंग है, सेम प्रोसेस चल रही है कि वही मीन वैल्यू ज्यादा हो रही है। दूसरा, मे बी उस पॉपुलेशन में tall people married tall people married more tall people married more tall people okay, more tall, suppose ऐसा हुआ तो 100 इयर्स के बाद हमने देखा उस पॉपुलेशन में जो मीन वैल्यू आ गई है वो 5 फीट 10 इंचेस हो गई है। ज्यादा से ज्यादा लोग 5'8" और 6'1" के बीच में हैं। ओके, तो इसका मतलब एक तरफ मूव कर गया, नेचुरल सिलेक्शन एक तरफ डायरेक्शन हो गई उसकी, एक तरफ मूव किया। ओके, अब ये ऐसे भी हो सकता है और दूसरे आई जस्ट रिमेंबर्ड
जब मैं एक क्लास में पढ़ा रही थी तो मैंने शायद यही एग्जाम्पल दिया था, टॉल पीपल मैरिड और टॉल पीपल ने और टॉल पीपल से मैरी करी, टॉल पीपल। तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, ये मेरे सारे फेवरेट बच्चे, बदमाश बच्चे हैं मेरे, उनका कमेंट आया था, ऋतु मैम शॉर्ट पीपल का क्या होगा, उनकी शादी नहीं करा रहे हो आप? ओके, तो मैंने तो फिर मैंने दूसरी डायरेक्शन में भी बोला, शॉर्ट पीपल मैरिड, मोर शॉर्ट पीपल मैरिड, मोर शॉर्ट पीपल। इससे क्या हुआ कि चलो ये नहीं तो इस तरीके से इधर भी हो सकता है। एवरेज हाइट जो मीन वैल्यू आ रही है वो 5'1" आ गई। 100 साल के बाद ज्यादा 1000 में से 600-700 लोग 5'1" हैं। इस वाली नेचुरल सिलेक्शन को क्या कहते हैं? इस नेचुरल सिलेक्शन को हम कहते हैं डायरेक्शनल। और ये किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिए, ज्यादा टॉल पीपल हो गए या ज्यादा शॉर्ट पीपल, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, दोनों तरफ नहीं बोल रही हूं मैं, ईदर दिस वे या दिस वे, ऐसे होगा। इसको बोलते हैं डायरेक्शनल। मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। इसमें एक क्वेश्चन बार बार मेरे बच्चा गलत करते हो, हमेशा गलत करते हो। एक काऊ का एग्जाम्पल है कि हमने काऊ की ब्रीडिंग हुई और वो आर्टिफिशियली ब्रीड किया हमने उनको, और हाई यील्डिंग मिल्क होने लग गया। हाई यील्डिंग, तो हाई यील्डिंग मिल्क में तुम स्टेबलाइजिंग करते हो, कैसे? हाई यील्डिंग मिल्क में स्टेबलाइजिंग कैसे हुआ? हाई यील्डिंग हो गया तो एक तरफ हो गया ना, हाई यील्डिंग हो गया, लो यील्डिंग हो गया, मीन वैल्यू बीच में होती है। हाई यील्डिंग वाले एग्जांपल में ये है नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल। अब थर्ड एग्जांपल है, 100 साल के बाद हम देखते हैं, 1000 लोगों की पॉपुलेशन थी, उसमें 405 फीट 1 इंचेस के, 405 फीट 10 इंच के, मतलब दोनों तरफ पीक्स बन गई हैं और सबसे कम रह गए हैं मीन वाले। ओके, इस तरीके से 2 पीक्स बन जाती हैं, 2 पीक्स फॉर्म। मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर्स, पेरिफेरल मतलब बाजू बाजू में, मीन वैल्यू के बाजू बाजू में। ओके, पेरिफेरल कैरेक्टर्स वैल्यू एट बोथ द एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको बोलते हैं डिसरप्टिव। ये तो सब तहस नहस हो गया, मतलब खराब नहीं हुआ है, डिसरप्ट हो गया पूरा। जो ओरिजिनल था उससे तो पूरा डिसरप्शन हो चुका है। ओके, तो 3 तरीके हैं बच्चे, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। ओके, चलें बच्चा क्विकली, हार्डी-वाइनबर्ग। जब तक तुम इक्वेशंस नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें आ गया है? तो एक बार देखते हैं ये, लेट्स सी, the recessive allele B occurs with the frequency of 0.8. recessive allele P है या Q है? बोलो तो, रिसेसिव एलील क्या है? P डोमिनेंट एलील, Q रिसेसिव 0.8. Okay, in a population of crabs that is in Hardy-Weinberg equilibrium, what is the frequency of homozygous dominant? कभी भी Hardy-Weinberg का कोई भी ऐसे करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी, सबसे पहला तुम्हारा टारगेट है P और Q को ढूंढो। फ्रीक्वेंसी ऑफ एल, जो भी फिगर्स दिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स में फटाफट P है तो Q निकालो, Q है तो P निकालो। जीनोटाइप का है उससे भी किसी ना किसी तरीके से पहले P और Q निकालो। ये तो बहुत आसान है बच्चा। वी नो P प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो अगर Q ऑलरेडी गिवन है तो ये 0.2 हो गया। स्माइल, हो गया खत्म, प्रॉब्लम खत्म हो गई, बस P और Q को निकाल लिया। अब इसके बाद व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट? होमोजाइगस डोमिनेंट इज P स्क्वायर। व्हाट इज P? 0.2। P स्क्वायर, P 0.2 है। व्हाट इज द आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन, at a particular locus frequency of A allele, capital A है तो P is equal to 0.6 and Q is equal to 0. given है। हमें तो कुछ करना ही नहीं है, स्माइल करना है सिर्फ। ओके, P and Q is 0.6 and 0.4। डन जी, खत्म। एक था राजा एक थी रानी, खत्म कहानी। ओके, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस? ओह माय गॉड, ये तो गलत कर सकते हो, अभी भी तुम केपेबल हो ये भी गलत करने की। हेट्रोजाइगस की कैसे निकालेंगे? PQ निकालेंगे कि 2PQ निकालेंगे? 2PQ। तो मल्टीप्लाई करो,
2 into 0.6 into 0.4. 40. This is the answer. Simple. In a population of 1000 individuals, 360 are AA. Now, अब ये जीनोटाइप दिया है. मैंने तुम्हें बोला था जो भी तरीके के इक्वेशन दे सबसे पहले P और Q निकालना है. जीनोटाइप दिया, क्या प्रॉब्लम है? हमको पता है जीनोटाइप क्या होता है. ओके, P स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट, 2PQ हेट्रोजाइगस, Q स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव. तो देखते हैं, ये होमोजाइगस डोमिनेंट P स्क्वायर है, 480 आर AA एंड द रिमेनिंग इज, लेट्स टेक दिस. हमेशा टू प्ले सेफ बच्चा, हमेशा सेफ करा करो. होमोजाइगस रिसेसिव को लो. ओके, इज AA इज इक्वल टू 160 on 1000. दैट मीन्स Q स्क्वायर, AA क्या है? Q स्क्वायर. ओके, ये जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी AA. Q square is equal to 160 on 1000 is equal to 0.160. Q square 0.160 है. ओके, तो Q क्या होगा? 0.4. खत्म. P plus Q is equal to 1. Okay, Q square is 160 on 1000, 0.160. So Q is equal to 0.4. P is 0.6. We know P plus Q is equal to 1. So the answer is 0.6. Oh my God, it is ये तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, लेकिन हमको आता है. Okay, in a population, the percentage of homozygous, oh God, ये तो मैं कहती हूँ ना, homozygous recessive उठाया करो हमेशा, बिल्कुल गलती नहीं होगी. homozygous recessive मतलब Q square. Okay, Q square is 36%. Okay. Excuse me, students. Point 36. 36% Q square है, तो क्या हुआ? Q square is 0.36. इसका मतलब Q कितना होगा? 0.6. Correct. So calculates its AA. AA तो हो गया जी, हमने ऑलरेडी कर लिया है. AA is 0.36. इन दोनों में से कोई हो सकता है. Q square AA है ना बच्चा? Q square is the genotype for homozygous recessive. 0.36. ये A क्या है? स्मॉल a. ये Q है. ओके, ये Q है. 0.8. नो, इट्स 0.6. Q तुम्हें मिल गया. अगर 0.6 है तो P is equal to 0.4. Capital A is P, 0.4. Then it's easy for you. Okay, then this is P square, 0.4 square, and please remember this is 2PQ. Heterozygous 2PQ होता है. Next. Last question, I think. In cystic fibrosis, a recessive disorder, that recessive मिल गया already. Okay, recessive disorder that affects 1 in 2000 babies. Oops, mathematics है इसमें तो मतलब Q square is equal to 1 in 2500 babies. करो जी कैलकुलेट, तुम करो जी. मेरे के ऊपर मेरे से ना मैथमेटिक्स की उम्मीद मत रखो, मैं कर लेती हूँ कैलकुलेटर से. कितना होता है? 1 on 2500. लेते हैं हम. ओके, 0.0004.
राइट? अब ये क्यू स्क्वायर इज 0.0004, तो Q इज इक्वल टू 0.02। खत्म हो गया जी, खत्म हो गया जी, खत्म हो गया। ओके, Q इज 0.2, बिकॉज P प्लस Q इज इक्वल टू 1, राइट? तो अभी ये हो गया, रिसेसिव इज 0.02, कहीं भी नहीं है। डोमिनेंट इज 0.98 और 2p की क्यू कर लो, हेट्रोजाइगस। कंफर्म कर ही लेते, वी नो द आंसर, हमको आंसर मालूम है, लेकिन चांस क्यों लेना है? .039 done G. Got that right, my kids? Okay. Sorry जी, मैथ्स की तो हमारी पोल खुली गई है, but Hardy Weinberg is taken care of. Nothing is difficult. P क्यों निकाल लेना फटाफट किसी भी तरीके से। अगर ऑलरेडी उन्होंने एलील की फ्रीक्वेंसी दी है डोमिनेंट या डोमिनेंट की दी है, तो तुम रिसेसिव की निकाल लो। क्यों दिया है, P निकाल लो, P दिया है, क्यों निकाल लो, स्माइल। और अगर उन्होंने जीनोटाइप दिए, याद रखो, पिकअप होमोजाइगस रिसेसिव, क्यू स्क्वायर को देखो क्या है, क्यू स्क्वायर को देखो क्या है, उसके बाद क्यू निकाल लो और उसके बाद खत्म हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अच्छे से समझो, अच्छे से ध्यान से करो। ऑल द बेस्ट बच्चा, थैंक यू।